Good morning, friends. Let's start our lecture number 23 of economics and further discussion in banking system in India. First of all, I wish you happy Dhanteras to all. ओके अच्छे से दिवाली मंगाएं, पटाखा कम फोड़िएगा लोग, दिए जलाएं, वोकल फॉर लोकल इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, दिया जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा झालर मोती के चक्कर में ना पड़ें। ओके, चलिए अब आइए आज के टॉपिक्स को चालू करते हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड 80-20 स्कीम which was not discontinued in India, 80-20 scheme, but then also we will discuss because we don't know about UPSC, what they ask or what they don't ask. Okay, so let's start our first topic of today lecture, sovereign gold bond scheme, and then after we will see gold monetization scheme, then after 80-20. Okay, all are interconnected to each other. That's why we will discuss today itself. In 2015, Government of India introduced two schemes. Two schemes are that sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme. What is the aim of this? Bringing down the import of gold in physical form, so that the outflow of foreign currency can be prevented. Okay, भारत जो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को इंपोर्ट करता है यानी दूसरे देशों से मंगाता है, जिसके कारण आउटफ्लो करेंसी का, फॉरेन करेंसी जो डॉलर पाउंड येन है, उनका जो आउटफ्लो होता है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाया गया। लेट्स सी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, रिस्क रिलेटेड टू फिजिकल। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्यों लाया गया कि रिस्क था फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड से। जैसे पहला रिस्क क्या था, प्योरिटी की समस्या आ रही थी। दूसरा था सेफ्टी, बैंक लॉकर में रखो तो उसके ऊपर जो खर्चा बढ़ता था वो भी बढ़ता था। इफ कीप इन लॉकर, द लॉकर कॉस्ट ऑल्सो हैव टू bear. Okay, this is the reason behind we bring sovereign bond scheme. Okay, what is the provisions under this scheme? Let's see what are the provisions. There are more than 10 provisions. Important one we will discuss. Okay, bond issued in the form of paper or in the digital form also by RBI through Government of India. Okay, जो बॉन्ड है वो पेपर फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म दोनों फॉर्म में होगा। ओके, आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाएगा। ओके, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा प्रोविजन देखते हैं। दूसरा प्रोविजन इसका क्या है, इशूड विद द फेस वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गोल्ड एंड मल्टीपल ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। रेशियो पॉइंट्स में नहीं रहेगा कि 1.5 ग्राम, 1.75 ग्राम, दैट इज नॉट, ओनली इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड फेस वैल्यू और आइदर मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम। ओके, इशूड with the face value of 1 gram of gold and multiply of that. Example like 1 gram, 2 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, etc. Okay, let's see third provision is that gold is 99.9% pure, 99.99% pure gold. After that, bond sold through post office, commercial bank and stock
एक्सचेंज। बॉन्ड जो है पेपर फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आप पोस्ट ऑफिस से, कमर्शियल बैंक से और स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बॉन्ड सोल्ड एंड बाई थ्रू पोस्ट ऑफिस, commercial banks and stock exchange. Okay, let's see fifth provision. Fifth provision is that while buying the bond, applicable price, जो उस बॉन्ड को खरीदेंगे, तो जैसे 1 ग्राम का सोना खरीद रहे हैं, 1 ग्राम का गोल्ड आप खरीद रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होगा पिछले हफ्ते के 3 वर्किंग डे के एवरेज प्राइस होगा। ओके, वाइल बाइंग द बॉन्ड, एप्लीकेबल प्राइस इज एवरेज प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड during the last 3 working day of the previous week। जैसे देखिए मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वर्किंग डे जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इन 3 दिन का एवरेज 100 रुपीज़ पर ग्राम गोल्ड है। मान लीजिए कि आप, ये है वीक फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 डेट है, 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप इस वीक में गोल्ड खरीदते हैं, एक्स ने इस वीक में गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड का जो वैल्यू होगा वो प्रीवियस वीक के लास्ट 3 वर्किंग डे का जो एवरेज निकलेगा उसके बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए लास्ट 3 डेज 99 का पहले दिन था, 101 का है और 100 का है, तीनों का एवरेज क्या आ रहा है 100। तो ये 100 के वैल्यू पे इन्हें उसके अगले वीक में कॉस्ट रहेगा, यानी कि प्रीवियस वीक के लास्ट 3 वर्किंग डे का जो एवरेज कॉस्ट होगा गोल्ड का, उस कॉस्ट पे बॉन्ड इशू होगा। बॉन्ड जब खरीदेंगे आप, उस कॉस्ट पे आप लोगों को मिलेगा। आइए 6th देखते हैं। ए बॉन्ड बॉट इन कैश देन मैक्सिमम अमाउंट विल बी 20,000। यानी अगर आप कैश में खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो कैश में आप केवल 20,000 ही पे कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा आपको चेक और ऑनलाइन पे करना होगा। इफ बॉन्ड bought in cash, then maximum amount will be 20,000 and more than this paid in फॉर्म ऑफ चेक एंड कैश। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपने 50,000 का बॉन्ड खरीदा, तो आप इसमें 20,000 कैश पेमेंट कर सकते हैं, बाकी 30,000 जो बचेगा आपको चेक या ऑनलाइन पे करना होगा। ओके, दिस इज 6th प्रोविजन। आफ्टर दैट you will see 7th provision. 7th provision is that if you paid in online payment, then you will got 50 rupees discount per gram on every per gram. Okay, on online
पेमेंट 50 rupees discount on every per gram of gold. Okay, let's see eighth provision. Eighth provision is that if individual or family want to buy gold bond, then they will buy only till 40 kg 1 gram to 4 kg bond, and if any trust, university, any company want to buy, then they will buy 20 kg till 20 kg of bond. Okay, let's see this. अगर एक फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहता है, 1 ग्राम से लेकर 4 केजी तक खरीद सकता है बॉन्ड को। परंतु अगर एक ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या ऑफिस या फिर कोई सोसाइटी खरीदना चाहता है बॉन्ड को, तो वो 20 केजी तक खरीद सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल और फैमिली कैन बाई मिनिमम 1 ग्राम टू 4 kg bond. Okay, and a trust, a university. One university is not a college university. University means any office, any corporate, any corporate like, okay, can buy up to 20 kg of bond. ओके, अब आगे देखते हैं। 8th प्रोविजन क्या है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 8 साल का होगा, बट आप इसे 5 साल के बाद बेच सकते हैं। बट अगर आप डिजिटल फॉर्म में खरीदेंगे, या तो स्टॉक एक्सचेंज या तो पेटीएम पे या फिर बैंक से आप डिजिटली फॉर्म में अगर खरीदते हैं, तो आप क्या कहते हैं 15 दिन, यानी कि बाई करने के 15 दिन बाद भी बेच सकते हैं। ओके, मैच्योरिटी पीरियड 8 years, but surrendered at any time after 5 years. Okay, this is for पेपर बॉन्ड, यानी कि पेपर फॉर्म में कर देंगे। बट इफ इन डिजिटल फॉर्म यू कैन सोल्ड आफ्टर 15 डे। ओके, जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो फिजिकल गोल्ड के फ्लक्चुएशन, जैसे जैसे फिजिकल गोल्ड फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे आपके बॉन्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू फिजिकल गोल्ड वैल्यू। ओके, let's see 11th is that कि you will get 2.5% interest over your actual invested value. Interest of 2.5% on actual invested value, and it is annually, but it will be divided into 2 and will be paid semi annually. ये जो इंटरेस्ट है 2.5% का, वो आपके एक्चुअल इन्वेस्टेड मनी, यानी कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं,
एग्जाम्पल 100 रुपीज़ यू इन्वेस्ट, तो इस पे 2.5% आपको एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको सेमी एनुअली यानी कि 2 भागों में बंटकर 1.25% आपको 6 महीने पे मिलेगा। यानी 100% का 2.5% होता है 2.5 रुपीज़, तो आपको 6 महीने पे 1.25 और 1.25 रुपीज़ मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। बॉन्ड कैन बी प्लेस्ड बाय द बायर, ही में बोरो अगेंस्ट इट। बॉन्ड को आप प्लेज करके बैंकों से आप लोन ले सकते हैं, या फिर किसी कंपनी से आप लोन ले सकते हैं जो कंपनी प्रोवाइड कराती है लोन। बॉन्ड कैन बी प्लेज्ड बाय द बायर एंड ही में बोरो अगेंस्ट इट। क्या समझे लोग कि बॉन्ड को प्लेज करके आप लोन भी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं उसके बदले में। ओके, कैपिटल गेन टैक्स यानी कि जो आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। कैपिटल गेन टैक्स will not applicable on profit but interest is taxable। यानी कि एग्जांपल देखिए, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इस पे आपको 2.5% जो इंटरेस्ट मिलेगा ये टैक्स के अंडर आएगा। ओके, बट अगर ये वैल्यू आपका बढ़ के 105 रुपया हो गया, तो ये जो 5 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है ये आपका होगा नॉन टैक्सेबल। ओके, समझ गए। आगे देखते हैं 14th पॉइंट। 14th पॉइंट क्या है हमारा कि बैंक इसे अपने एसएलआर में शो कर सकती है। बैंक कैन शो बॉन्ड as the part of their SLR। okay, 15 पॉइंट देखते हैं। 15 पॉइंट ये है कि द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक कैन सेल द बॉन्ड एंड गेट कमीशन ऑफ 1%, एंड इफ सेल थ्रू एजेंट द 50% ऑफ 1% गोज टू एजेंट। पोस्ट ऑफिस और बैंक बॉन्ड को सेल करेंगी तो उस पर 1% उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर किसी एजेंट के थ्रू सेल करेंगी तो वो 1% का 50% बैंक को जाएगा, 50% एजेंट को जाएगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस सेल बॉन्ड, गॉट 1% commission। okay, if by agent then 1% divided by 2, 0.5% goes to bank and 0.5% goes to agent। ओके, समझ गए। अब इसका कंक्लूजन लिख लीजिएगा आप लोग। कंक्लूजन इसका क्या है कि इन इंडिया मेनली इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डन थ्रू ब्लैक मनी। भारत में क्या है कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड मेनली ब्लैक मनी से खरीदा जाता है। ओके, हेंस दिस पॉलिसी इज नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड। जितना इससे उम्मीद लगाया गया था कि इस पॉलिसी से प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट हमें नहीं देखने को मिला। इन इंडिया मेनली इन्वेस्टमेंट in gold done through black money, hence the policy is not work as expected।
Okay, now see our another topic of today's lecture, that is also interconnected with sovereign gold bond scheme. Okay, in this scheme, the aim of this scheme is ensuring requirement of gold in physical form. This is not form, that is form. This is a mistake of typer. Fulfilled by domestic resource, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म यानी कि गोल्ड की जो आवश्यकता भारत को है, उसे बाहर से ना मंगाने के बजाय हम भारत में ही डोमेस्टिक रिसोर्सेज द्वारा फुलफिल करें। तो आप लोग सोचेंगे डोमेस्टिक रिसोर्स क्या है? तो भारत में जो है, इन इंडिया हाउस होल्ड यानी कि घर में जो लॉकर में बंधे लोग पहनते नहीं है, सोना इकट्ठा करने का उनका शौक है, आर मोर देन 20,000 टन। लोग सोना खरीद के रख देते हैं कि हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। भारत में जो हाउस होल्ड्स एंड टेम्पल्स हैं, उनके पास 20,000 टन सोना सरप्लस में पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज ही नहीं है। इज लाइंग विदाउट यूज, यानी लोग रखे हैं कि हम अपने बुरे वक्त में यूज कर लेंगे बेचकर, या फिर टेम्पल्स में पड़े हैं तमाम, जिसका कोई यूज नहीं है। इसलिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया गया कि सेफ्टी मिल जाए, गोल्ड डिपॉजिटर्स को भी इकोनॉमी में पड़ा रहे, और जब जरूरत पड़े वो पैसा यूज भी कर सकते हैं, और इंटरेस्ट भी बेनिफिट होता रहे। घर में पड़े पड़े क्या ही होगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग इसे बताइएगा अपने घर में। जो आप लोग चार्ज पे कर रहे हैं लॉकर में रखने के लिए, उसके बदले आप इंटरेस्ट पा सकते हैं। जितना लॉकर पेमेंट कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट बन सकता है। ओके, इसके पीछे कारण क्या था? सेफ्टी टू द गोल्ड डिपॉजिटर्स, एंड another is one that additional benefit in form of इंटरेस्ट। जैसे कि आप 100 रुपीज़ का गोल्ड रखते हैं लॉकर में, तो 2 रुपीज़ क्या 1 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं चार्जेस 100 रुपीज़ गोल्ड लॉकर में। ओके, बट आप इसको मोनेटाइजेशन स्कीम में दे देंगे तो आपको 2% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। अंडर दिस क्या है मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर, कि जो इंटरेस्टेड इंडिविजुअल या फिर टेम्पल है, उसको एक अकाउंट खोलना होगा कमर्शियल बैंक के पास, जिस अकाउंट का नाम होगा जीएमएस अकाउंट। जीएमएस अकाउंट मतलब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अकाउंट। ओके, क्या है? इंटरेस्टेड इंडिविजुअल एंड टेम्पल विल हैव टू ओपन जीएमएस यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अकाउंट विथ कॉमर्शियल बैंक। ओके, दूसरा क्या है? गोल्ड कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी फॉर्म बट इट विल बी मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू बार फॉर्म। गोल्ड किसी फॉर्म में आप बेच सकते हैं, ज्वेलरी फॉर्म है, कॉइन फॉर्म है, रिंग फॉर्म, चैन फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, बट उसे बैंक क्या करेगी? उसे मेल्ट कर देगी, और मेल्ट कर कर उसे बार फॉर्म में रखेगी। ठीक है, बट इट विल बी मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू बार फॉर्म। थर्ड क्या है?
थर्ड है हमारा कि मिनिमम ऑफ 30 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड हैज़ बीन डिपोजिटेड एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम, यानी कम से कम 30 ग्राम से ऊपर ही अगर आपको रखना है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट मैक्सिमम कोई नहीं है। आप कितने टन रख दीजिए, जितना आपके पास है, ओके। और मिनिमम ऑफ 30 ग्राम, ओके, ऑफ प्योर गोल्ड हैज टू बी डिपोजिटेड एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम। अब उसके बाद 50 टन आप रख दीजिए, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपके पास पड़ा हो, ठीक है। इसके अंदर 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, इसमें 3 प्रकार के अकाउंट, 3 प्रकार के बैंक अकाउंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा जो अकाउंट है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 से 7 और 12 से 15 साल है, उसमें कोई समस्या नहीं है, मतलब कि वो दोनों लगभग सेम है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उनसे वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उन दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे और पहले वाले को अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो अकाउंट है, जिस अकाउंट का जो GMS यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अकाउंट जो है आपका, अगर उसमें डिपॉजिट किया हुआ गोल्ड जो है, अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होगा, आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। पहला प्रोविजन क्या है इसके अंतर्गत? पहला क्या है कि डिपॉजिट्स विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ बैंक, यानी कि जो डिपॉजिट्स करेगा डिपॉजिटर वो बैंक का लाइबिलिटी होगा, यानी कि SLR मेंटेन एंड CRR मेंटेन करने उस लिए यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर CRR और SLR मेंटेन करना होगा बैंक को। लायबिलिटी ऑफ द बैंक, बैंक विल हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR ओवर इट, यानी कि जैसे आपने 100 रुपीज का डिपॉजिट किया है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल है, तो अगर CRR 3.5% है तो 100 रुपये का 3.5% CRR और SLR जितना परसेंटेज होगा उसका मेंटेन करना होगा, ठीक। दूसरा प्रोविजन क्या है इसके अंदर कि ड्यूरिंग डिपॉजिट्स डिपॉजिटर हैव टू राइट दैट आफ्टर मैच्योरिटी दे वांट इन गोल्ड और कैश फॉर्म। जब डिपॉजिट करेगा डिपॉजिटर तो उसे लिख कर देना होगा रिटर्न फॉर्म में कि जब वो वापस लेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद तो उसे कैश फॉर्म में चाहिए या फिर गोल्ड फॉर्म में। ड्यूरिंग डिपॉजिट्स डिपॉजिटर हैव टू राइट दैट आफ्टर maturity they want in गोल्ड और कैश, और जो एक बार लिख के दे देंगे वो अनचेंजेबल होगा, कैन नॉट बी चेंज, ओके। अब देखते हैं तीसरा प्रोविजन क्या है। गोल्ड कैन बी वैल्यूड एट करेंट प्राइस ऑफ गोल्ड, जो आप गोल्ड रखेंगे वो करंट प्राइस जो रहेगा उस दिन का सेम वही प्राइस इसमें लिया जाएगा। गोल्ड कैन बी वैल्यूड एट करंट प्राइस ऑफ द गोल्ड, यानी कि अगर आज गोल्ड खरीदने गए 100 रुपीज 100 पर ग्राम वैल्यू है, तो इसी वैल्यू पे आपको
मिलेगा। ठीक है, तो सोवरेन बॉन्ड गोल्ड स्कीम जो है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, उसमें आप अब डिजिटल फॉर्म में और पेपर फॉर्म में गोल्ड खरीद सकते हैं, और अगर आपने खरीद के रखा है तो उसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू सेव कर सकते हैं बैंकों के पास, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अभी आगे इसमें बताऊंगा कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ क्या है कि रिसीव्ड गोल्ड, यानी कि जो बैंक रिसीव्ड करेगी बैंक, वो ज्वेलर्स को सेल्ड करेगी। ओके, और जो पैसा मिलेगा उसे लोन देने में उसे लोन प्रोवाइड करेगी। ओके, रिसीव्ड गोल्ड बैंक सोल्ड टू ज्वेलर्स and money used by bank to provide loan। ओके, अब इस पे क्या होगा कि इस पे आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप गोल्ड खरीदते हैं गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम के थ्रू, तो उस पर आपको 2.50%, यानी कि 2.5% मिलता था, बट यहां पे अब क्या होगा, यहां पे आपको मिलेगा 2% का इंटरेस्ट, 2% ऑफ इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट्स। यानी कि आप 100 रुपीज का गोल्ड डिपॉजिट किए तो 2% उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है प्रोविजन के अंदर इसके, इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ गोल्ड कैश बोथ दैट आल्सो बी रिटर्न ड्यूरिंग डिपॉजिट। इंटरेस्ट जो है आपको गोल्ड या कैश किसी फॉर्म में मिलेगा, बट वो भी आपको जब डिपॉजिट करेंगे उसी टाइम मेंशन करना होगा, बट डेट ऑल्सो प्री रिटर्न ड्यूरिंग डिपॉजिट। यानी पहला जो था 1 से 7 साल, 1 से 3 साल का। ठीक, अब दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि 5 से 7 साल और 12 से 15 साल की बात की गई है। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, नॉट बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी, यानी कि इसे लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा बैंक का, इसीलिए बैंक को इस पे CRR एंड SLR मेंटेन नहीं करना होगा। नॉट टू बी कंसिडर्ड एज liability, hence no CRR and SLR। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये है गवर्नमेंट का लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग गोल्ड बैंक गिव टू MMTC को दे देगी, और MMTC इसे ज्वेलर्स को सोल्ड करेगी, और जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट पे करेगी। देखते हैं, ये जो हो जाएगा लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारतीय गवर्नमेंट का लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर गेटिंग गोल्ड बैंक गिव टू MMTC। अब ये कहेंगे कि MMTC क्या है। MMTC है मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। अब ये MMTC क्या करेगी, MMTC सोल्ड टू ज्वेलर्स। ओके, और मनी गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये गवर्नमेंट का लायबिलिटी हो जाएगा अगर 12 से 15 और 5 से 7 साल की मैच्योरिटी पीरियड है तो, और उसे फिर MMTC को बैंक दे देगी, और MMTC क्या करेगी, ज्वेलर्स को सोल्ड करेगी, और जो पैसा होगा वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है वो देखते हैं। इंटरेस्ट टू
गोल्ड डिपोजिटर बाय, ये तो पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को, गोल्ड अब जब पैसा गवर्नमेंट के पास जा रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि इस पे जो लोन होगा यानी इंटरेस्ट होगा वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। इस पे इंटरेस्ट आपको मिलता है 2.25% से लेके 2.50। ये डिपेंड करता है मैच्योरिटी के रिस्पेक्टिवली, यानी कि इस पे जो है 2.25% का मिलेगा और इस पे 2.5%, 2.50 यानी 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें भी प्री रिटर्न होता है कि मैच्योरिटी के बाद आपको क्या चाहिए और इंटरेस्ट आपको किस में चाहिए। प्री रिटर्न ईदर वांट इन गोल्ड और कैश आफ्टर मैच्योरिटी और इंटरेस्ट। ओके, और फरवरी 2011 में क्या हुआ, सॉरी 2011 नॉट 2021 में क्या हुआ कि रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आया। ठीक है, फिर से इसे संशोधित किया गया और इसके अंदर दो नए प्रोविजंस ऐड किए गए। वो क्या था कि अंडर दिस स्कीम मिनिमम डिपॉजिट ऑफ गोल्ड रिड्यूस टू 30 to 10%, जो कि पहले 30% मिनिमम, आपको 30% से ऊपर ही या 30% ही आपको डिपॉजिट कर सकते हैं आप, बट अब क्या किया गया कि अब उसे घटाकर 10% कर दिया गया। मिनिमम डिपॉजिट ऑफ गोल्ड reduced to 10 ग्राम फ्रॉम 30 ग्राम। और दूसरा प्रोविजन इसके क्या अंदर है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेस इन ऑल टाउन्स विल हैव टू प्रोवाइड रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बॉन्ड। ओके, एटलीस्ट 1/3 of public sector banks branches in all towns will have to provide revamped gold monetization स्कीम बॉन्ड। ओके सर मैम, समझ गया आप लोग। अब देखते हैं 80-20 स्कीम क्या है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @UPSC_with_Shivam। ओके, आइए 80-20 स्कीम पहले ये जान लीजिए। ये 2014 में डिसकंटिन्यूड हो गया था, यानी कि अब इसका यूज़ नहीं होता है। बट यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कभी क्या पूछ दे, इसलिए इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पर ऊपर ज़्यादा डिटेल तो पूछेगा नहीं इसका, बट थोड़ा सा जान लेते हैं। बाय आरबीआई विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड बाय द इंडियन इम्पोर्टर। इसे लाया गया था कि जो इंडियन इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। बाय आरबीआई विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड बाय द इंडियन इम्पोर्टर। क्या समझे कि जो इंडियन इम्पोर्टर हैं, बाहर के कंट्रियों से जो गोल्ड मंगाते हैं, फॉरेन कंपनी से इंडिया इंपोर्ट गोल्ड बाय इंडियन इम्पोर्टर, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए
क्या थे कि 80% ऑफ इंपोर्टेड गोल्ड सोल्ड टू ज्वेलर्स। 80% जो इंपोर्टेड गोल्ड, जैसे कि पहले देख लीजिए फिर एग्जांपल से समझा दूंगा आप लोगों को। 80% इंपोर्टेड गोल्ड जो होगा वो ज्वेलर्स को सोल्ड किया जाएगा, और बाकी जो 20% गोल्ड है ऑफ इंपोर्टेड गोल्ड विल बी वैल्यू एडेड एंड कन्वर्टेड इनटू ज्वेलरी फॉर्म एंड एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्रीज। ओके, आइए आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं क्या है 80-20। लेट एक्स कंट्री इंडिया यहां से इंपोर्ट करते हैं इंडियन इंपोर्टर ₹100 का गोल्ड, इंपोर्टेड बाय इंडियन इंपोर्टर फ्रॉम एक्स कंट्री। ओके, तो अब जो ₹100 का ये गोल्ड है, ₹80 का गोल्ड सोल्ड टू ज्वेलर्स बाय इंपोर्टर। ओके, बट ₹20 का जो है वैल्यू एडेड बाय इंपोर्टर एंड सोल्ड और एक्सपोर्ट टू एनी अदर वाई कंट्री। यानी कि जो ₹100 का इंपोर्ट होगा एक्स कंट्री से 80% इंडियन ज्वेलर्स एंड 20% टू वाई कंट्री आफ्टर वैल्यू एडिशन। ओके, और अगर इफ इंपोर्टर fail, then he will not allowed to import gold next time। इसके कारण क्या हुआ कि स्मॉल जो इंपोर्टर्स थे उन्हें उससे एलिमिनेट कर दिया गया, तो इसके बहुत घाटे हुए, इसलिए इसे 2014 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। मेन इसका यही था कि छोटे जो इंपोर्टर थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया। दिस स्कीम एलिमिनेट्स स्मॉल इंपोर्टर्स। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। आज यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग, आगे कल डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 24 में। वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल। अच्छे से दिवाली मनाएं, बचा के पटाखा फोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वोकल फॉर लोकल मोदी जी जो इंडियन गवर्नमेंट का एजेंडा है उसको फॉलो करें। इकोनॉमिक के स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना आप लोगों का फर्ज बनता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं भारत का तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ों का यूज़ करें, जैसे दिया, घी की बत्ती, रुई की बत्ती जो होता है उन सब चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करें। रोरी अच्छे से रंगोली बनाएं, लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करें बजाय जो आजकल केमिकल फॉर्म के रंग्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, उनसे बच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।